नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आपने देखा होगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, भारतीय राजनीति में भी गर्मी बढ़ रही है। खासकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद भारतीय राजनीति में कुछ ज्यादा ही गर्मागर्मी हो रही है। विपक्ष अति उत्साह में है कि कर्नाटक ने जो ट्रेंड सेट किया है वह ट्रेंड लोकसभा चुनाव तक रहने वाला है और मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसलिए विपक्ष हर मुद्दे पर मोदी से टकराव ले रहा है, केंद्र सरकार से टकराव ले रहा है। तो ऐसा कर्नाटक के चुनाव में क्या हुआ है जिसकी उम्मीद विपक्ष यह पाल करके बैठा है कि लोकसभा चुनाव तक जो हवा बनी है वो हवा बनी रहेगी। हालांकि हवा कब बदल जाए इसका पता नहीं चलता। आपको याद होगा 2018 के आखिर तक, अभी तो ये 2023 का मध्य चल रहा है, और 2018 के आखिर तक जबकि चुनाव को सिर्फ 5-6 महीने रह गए थे, देश भर में यह हवा बनी हुई थी कि मोदी हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 190-195 के बीच में सिमट जाएगी, इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी और भाजपा विरोधी सरकार बनेगी। ऐसी हवा पूरे देश में बनी हुई थी। और फिर पुलवामा हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और हवा पूरी तरह बदल गई। भारतीय जनता पार्टी 300 से पार हो गई। इसलिए एक साल पहले यह जो बताया जा रहा है कि कर्नाटक ने ट्रेंड सेट कर दिया है वह सही नहीं है। हवा राजनीति में कब बदल जाए, हो सकता है कि बहुत सारी हवा कांग्रेस के पक्ष में आ जाए आने वाले एक साल में और कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकर के चली आए। लेकिन जो ट्रेंड है पिछला वह यह है कि विधानसभा चुनाव नतीजों का लोकसभा चुनाव नतीजों पर कोई असर नहीं होता। आप याद करिए 2018 में क्या हुआ था। 2018 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक, इन चारों जगहों पर हारी थी। चारों विधानसभाओं में चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार गई थी। कर्नाटक में नंबर 1 पार्टी जरूर आई थी लेकिन सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाई, तो जेडीएस और कांग्रेस की साझा सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रही, तो चारों राज्यों में हारी। लेकिन कुछ महीनों के बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या नतीजा आया। राजस्थान में सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीत गई। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीती। इसलिए यह नतीजा जो है कर्नाटक का, उसका केंद्र की राजनीति पर ज्यादा असर नहीं होगा। और इसके पक्ष में हमारे पास दूसरा उदाहरण भी है। और दूसरा उदाहरण यह है कि 2003 में जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय क्या हुआ था। 2003 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव हुए थे। इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बंपर बहुमत लेकर के आई थी, जीत गई थी। तो इससे अति उत्साह में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा के चुनाव कुछ महीने पहले करवा दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता से बाहर हो गई। इसलिए ये दो उदाहरण हमारे पास हैं जो ये कहते हैं कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव नतीजों का केंद्र की राजनीति पर असर नहीं होता है। लेकिन कर्नाटक को लेकर के कुछ अलग बात कही जा रही है। कही जा रही है यह बात कि 2014 में जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बने थे उसमें बदलाव का संकेत 9 साल बाद कर्नाटक से मिलना शुरू हुआ है। और यह संकेत यह है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ लौट रहा है और दलित भी कांग्रेस की तरफ लौटना शुरू हो गया है, और यह राष्ट्रीय बदलाव का संकेत है। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है पूरे देश में और इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी होता है तो यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। विपक्ष में उत्साह के यही दो बड़े कारण हैं। इसके साथ ही वे बेरोजगारी आदि को भी जोड़ते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष का उत्साह सिर्फ 10-12 दिन में ठंडा पड़ना शुरू हो गया है? खासकर आप नीतीश कुमार को देखिए, जो विपक्षी एकता के लिए पिछले 3 महीने से हाथ पैर मार रहे थे। कर्नाटक चुनाव नतीजों से पहले वे एक विशेष विमान लेकर के उड़ीसा, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र गए थे
उन्होंने अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात की थी। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद वह ठंडे होकर के क्यों बैठ गए? अब आप कर्नाटक के चुनाव नतीजों से 2 दिन पहले आई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करें। प्रशासनिक अधिकार मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल कितने गदगद थे, बल्कि समूचा विपक्ष ठुमके लगा रहा था। 10 दिन बाद वही केजरीवाल पंजाब सरकार का विमान लेकर के दल बल के साथ उन्हीं नेताओं के यहां चप्पल घिस रहे हैं जिन्हें वे भ्रष्ट कहा करते थे, गालियां निकाला करते थे। यहां तक कि जिस कांग्रेस को महाभ्रष्ट कहते थे, जिन्होंने विधानसभा में एक प्रस्ताव पास करके राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने का प्रस्ताव पास किया था, वे अब राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे हैं और राहुल गांधी उनको मिलने का समय नहीं दे रहे, देने को तैयार नहीं है। खुद राहुल गांधी के कहने पर जो नीतीश कुमार कई बार केजरीवाल से मिले थे, वह नीतीश कुमार भी राहुल गांधी से केजरीवाल की मुलाकात नहीं करवा पा रहे। भला सोचा है कि कुछ दिनों के भीतर इतना बदलाव क्यों आ गया? क्योंकि कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद ही कांग्रेस के सर पर फिर घमंड सवार हो गया है। तो हर बात का राजनीति पर असर होता है। कर्नाटक के चुनाव नतीजों को अभी सिर्फ 15 दिन तो हुए हैं। 15 दिन में इतनी फिजा बदल गई तो आगे क्या होगा? लोकसभा चुनावों में अभी 1 साल पड़ा है, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा, राजनीति में पल पल में चीजें बदल जाती हैं। आप सोचिए कि इन 15 दिनों में मोदी ने क्या दांव चला कि विपक्ष का हर नेता बचाव की मुद्रा में आकर के खड़ा है। मोदी ने पहला काम यह किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए अध्यादेश जारी किया, जिससे केजरीवाल का नशा उतर गया। इस अध्यादेश ने केजरीवाल को लेकर कांग्रेस के अंदर खुली जंग शुरू कर दी। मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, केजरीवाल के साथ खड़े हों या नहीं खड़े हों। अगर खड़े होते हैं तो कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ रही है। विपक्ष पूरा 2 खेमों में बंट गया है, कुछ केजरीवाल के साथ हैं, कुछ केजरीवाल के खिलाफ हैं। मोदी ने दूसरा काम यह किया कि विपक्ष को संसद भवन के उद्घाटन में उलझाकर सोनिया, राहुल, बघेल, नीतीश, हेमंत सोरेन सबके परखचे उड़ा दिए, जिन्होंने राज्यपालों को दरकिनार करके खुद विधानसभाओं की नई इमारतों का उद्घाटन किया था। अब यह कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए और खुद विधानसभा का उद्घाटन खुद किया। और छत्तीसगढ़ ने तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उद्घाटन करवाया। तो अब सारे मुंह छुपा रहे हैं जैसे ही ये भेद खुला। और तीसरा काम मोदी ने यह किया कि राष्ट्रपति से उद्घाटन में उनको उलझाकर हिंदू वोट बैंक को फिर से एकजुट करने के लिए उस सेंगोल को निकाल कर ले आए, जिसे आज की हिंदू पीढ़ी जानती ही नहीं थी। विपक्ष सेक्युलरिज्म की दुहाई देकर खुद ही हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहा है। अगर सेक्युलरिज्म का नाम विपक्ष ज्यादा लेगा तो हिंदू फिर से एकजुट होगा, और सेक्युलरिज्म का नाम उसको लेना पड़ेगा क्योंकि मोदी अब सेंगोल को उठा करके ले आए। मोदी ने चौथा काम यह किया कि जब समूचा विपक्ष सेंगोल को लेकर उलझा था, तभी मोदी ने जवाहरलाल नेहरू की ओर से किए गए सेंगोल के अपमान के मुद्दे को उठा दिया। अब जो कांग्रेस 15 दिन पहले घमंड के घोड़े पर सवार हो गई थी, वह नेहरू के बचाव में खीसे निपोड़ रही है। संसद में सेंगोल की स्थापना से फिर से हिंदू एकजुट होगा, मुस्लिम कांग्रेस से फिर दूर होगा, तो होगा क्या? वही ढाक के 3 पात। वैसे इस साल के विधानसभा चुनाव में भी बहुत कुछ होगा, लेकिन आखिर में क्या होगा? 100 सुनार की 1 लुहार की। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।